गुड मॉर्निंग बच्चों। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का 8th सेशन है। इस 7th सेशन में मैंने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शुरुआत करी थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की शुरुआत करी थी। और इस वाले सेशन में, प्रेजेंट सेशन में, हम मेज़रमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेंगे। तो देखिए, वाष्प दाब अवनमन का मापन या मेज़रमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दो मेथड्स हैं इसके वाष्प दाब अवनमन को ज्ञात करने के लिए। एक है स्थैतिक विधि या स्टैटिक मेथड, जिसका कि नाम डिफरेंशियल मैनोमीट्रिक विधि या भेददर्शी मैनोमीटर विधि है। और जो दूसरा मेथड है वो है डायनेमिक मेथड, या इसको हम कहते हैं गतिक विधि, या इसको हम कहते हैं ऑसवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। देखिए, इसके पहले ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देखी थी, उसमें आपने परासरण दाब का मेज़रमेंट पढ़ा था। उसमें भी आपको ध्यान होगा, आपने 3 मेथड पढ़े थे। यहाँ पे 2 मेथड है, वहाँ पे 3 मेथड पढ़े थे। फेफर्स मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड एंड बर्कले हार्टले मेथड। और यहाँ पर 2 विधि है, डिफरेंशियल मैनोमीट्रिक मेथड एंड ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। ये ऑसवाल्ड वॉकर मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाउ मेज़रमेंट ऑफ जो लोअरिंग ऑफ प्रेशर है उसका अब स्थैतिक विधि या स्टैटिक मेथड देखें। देखिए, इसका जो एपरेटस है वो आपको दिख रहा है। ये एपरेटस है, ये एक कांच का बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, जिसके दोनों तरफ 2 बल्ब हैं। देखिए, एक बल्ब ए और दूसरा बल्ब बी है, और जिसमें समान वॉल्यूम में विलयन तथा विलायक है। देखिए, दोनों तरफ आयतन समान है, वॉल्यूम समान है। एक में सॉल्यूशन रखा है, दूसरे में सॉल्वेंट रखा है। बीच की जो नली है वो मैनोमीटर नली है, इसको हम मैनोमीटर नली है, जिसके के द्वारा हम जो वाष्प दाब है उसको हम नापते हैं। और इस नली के अंदर जो लिक्विड है वो, उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए और वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए तथा वो न्यूट्रल लिक्विड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैराब्रोमोनेफ्थलीन है या एपिजोन ऑयल है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। फिर हम पंप के द्वारा, ये ऊपर पंप लगा करके हम जो अपना जो ये उपकरण है, जो एपरेटस है, उसको वैक्यूम कर देते हैं। इसके अंदर से सारी एयर को हम निकाल देते हैं और फिर इसके नॉब S1 और S2 को बंद कर देते हैं। और इसको पूरे जो आपका एपरेटस है उसको एक थर्मोस्टेट में या स्थिर तापी में रख देते हैं। चूँकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में अंतर होता है, इस कारण मैनोमीटर नली में जो लिक्विड का कॉलम है उसके तलों में भी अंतर पाया जाता है। देखिए, एक का लेवल यहाँ है, एक का लेवल यहाँ है, तो दोनों तलों में अंतर पाया जाता है, जिसे हम नाप लेते हैं। और ये वाष्प दाब अवनमन यानी कि P-PS के बराबर होता है। तो ये तो पहला मेथड है, जिसको कि हम कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमीट्रिक विधि। जो सेकेंड मेथड है, इसका नाम है डायनेमिक मेथड या ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। तो देखिए, इसका एपरेटस आपके सामने ये रहा। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ड्राई एयर को हम क्रम से पहले तो विलयन में और फिर सॉल्वेंट में और फिर किसी रिएजेंट में, ये देखिए एक यू ट्यूब है जिसमें कि रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ड्राई एयर को 3 चीज़ों में हम प्रवाहित करा रहे हैं। पहले सॉल्यूशन, जो कि 2 बल्ब हैं ए, फिर दूसरा 2 बल्ब जो उसमें है प्योर सॉल्वेंट है, और फिर उस ड्राई एयर को हम एक रिएजेंट के थ्रू प्रवाहित करते हैं। रिएजेंट ऐसा लेते हैं जो कि सॉल्वेंट के वेपर को अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर ले। तो जो कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो सॉल्वेंट को अवशोषित कर लेती है। और चूँकि हमने वाटर लिया है, जो विलयन लिया है वो पानी से बना लिया है, इसलिए हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है अभिकर्मक के रूप में, जिसमें कि वो पानी की वाष्प को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। तो 3 तरह की चीज़ें हुई। एक है सॉल्यूशन, जो बल्ब ए में भरे हैं, 2 बल्ब है। उसी तरह से एक प्योर सॉल्वेंट है,
जो कि बल्ब बी में भरा हुआ है, इसके भी 2 बल्ब हैं, और एक यू ट्यूब है जिसमें कि एक रिएजेंट है, वो ऐसा रिएजेंट है जो कि सॉल्वेंट की वाष्प को अवशोषित कर सके। और अगर पानी है तो हम यहाँ पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे जिसमें कि ये पानी की वाष्प को अवशोषित कर लेगा। अब देखिए, सबसे शुरुआत में हम तीनों को तौल लेते हैं। तीनों का मतलब बल्ब ए के सेट को, फिर दूसरा बल्ब बी के सेट को, और तीसरा हम यू ट्यूब को तौल लेते हैं। और फिर इन सारे उपकरण को हम थर्मोस्टेट में रख देते हैं, और फिर इस पूरी असेंबली में से हम ड्राई एयर को प्रवाहित करते हैं। तो जब ड्राई एयर सॉल्यूशन के बल्ब से होकर जब प्रवाहित करी जाती है, पास कराई जाती है, तो उस सॉल्यूशन की वाष्प से सैचुरेटेड हो जाती है। देखिए, ड्राई एयर जब इन दोनों में से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, इस ड्राई एयर में सॉल्यूशन का जो वाष्प है वो आकर मिल जाएगा, या उससे हम कहें वो सैचुरेटेड हो जाएगी। व्हेन द एयर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इट टेक्स अवे द सर्टेन अमाउंट ऑफ द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मतलब जो इस सेट में से जो वायु के साथ जितनी वाष्प मिलेगी, जितनी वाष्प आ जाएगी वायु के साथ, वह विलयन के वाष्प दाब यानी कि PS के प्रोपोर्शनल होगी। अब ये वायु आगे बढ़ती है और सॉल्वेंट के बल्ब में से होकर गुजरती है, यानी कि जो बल्ब बी है उसमें से होकर गुजरती है। यहाँ कुछ और वाष्प वायु के साथ मिल जाएगी, और वाष्प की यह मात्रा विलयन तथा विलायक के वाष्प दाबों के अंतर यानी कि P-PS के समानुपाती होगा। अब ये वाष्प युक्त जो वायु है, जो वाष्प के साथ सैचुरेटेड हो चुकी है, वो वायु अब कैल्शियम क्लोराइड वाली नली में यानी कि इस यू नली में से होकर गुजरेगी, और सारी की सारी वाष्प यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी। ये कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सारी वाष्प अवशोषित हो जाएगी। अब ये तो पूरा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट के अंत में हम तीनों सेट को वापस से तौल लेते हैं, यानी कि शुरुआत में हमने तौला है और अब आखिरी में तौल लेंगे। तो देखिए, जो बल्ब के जो ए सेट है उसके भार में कमी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो वाष्प है वो वायु के साथ आ जाती है। तो लॉस इन वेट ऑफ सेट ऑफ बल्ब ए किसके समानुपाती हो जाएगा? PS के। उस तरह से बल्बों के जो ग्रुप है, जो सामुच्चय बी है, उसके भी भार में कमी होगी। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा P-PS, जो सेकंड आपकी सेकंड वाली जो है P-PS के। और दोनों बल्ब यानी कि ए तथा बी के भार में जो कमी होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा PS प्लस P-PS। या अगर हम इस ब्रैकेट को खोल लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस प्रोपोर्शनल टू P। अब यू नलियों के भार में कुल वृद्धि यानी कि जो गेन इन मास ऑफ यू ट्यूब में क्या हो रहा है, वाष्प अवशोषित हो रही है। ए तथा बी वाले बल्ब से तो वाष्प वायु के साथ मिल रही है, जबकि यू ट्यूब में वाष्प अवशोषित हो रही है। तो यू ट्यूब के तो भार में वृद्धि होती है, जबकि ए तथा बी के भारों में कमी होती है। तो गेन इन मास ऑफ यू ट्यूब या यू नलियों में कुल वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल्बों के भार में कुल कमी के बराबर। तो यू ट्यूब में कितनी वृद्धि हुई, जितने की बल्बों के भार में कमी हुई, और वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो इज प्रोपोर्शनल टू P के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं अब कि लॉस इन वेट ऑफ सेट ऑफ बल्ब B या बल्बों के B सामुच्चय के भार में कमी डिवाइडेड बाय बल्बों के A प्लस B सामुच्चय के भार में कमी इज इक्वल टू P-PS अपॉन P। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉस इन वेट ऑफ सेट ऑफ बल्ब B डिवाइडेड बाय गेन इन द वेट ऑफ CaCl2 या B बल्बों के सामुच्चय के भार में कमी डिवाइडेड बाय कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के भार में वृद्धि इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P-PS अपॉन P। तो P-PS अपॉन P क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको कि हमें निकालना था। तो ये जो दूसरी विधि है वो ज़्यादा अच्छी विधि है,
और इसमें आपने देख लिया कि आपने 2 बल्ब आपने सॉल्यूशन के रखे हैं, 2 बल्ब सॉल्वेंट के रखा है और एक यू ट्यूब रखा है। यू ट्यूब के बाहर में तो वृद्धि होती है जबकि सॉल्यूशन तथा सॉल्वेंट के बाहर में कमी होती है। ना आप देखते हैं इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक ध्यान रखिए कि जो पहला शुरुआत में जो बल्ब आपने लिया था उसमें तो शुरू में सॉल्यूशन था, बाद में सॉल्वेंट था, और सॉल्यूशन के बाहर में जो कमी आ रही थी वो प्रोपोर्शनल टू PS यानी कि सॉल्यूशन के वाष्प दाब के बराबर, और प्योर सॉल्वेंट के बाहर में, विलाय के बाहर में जो कमी आ रही थी वो आपने लिया था किसके बराबर, P माइनस PS के बराबर। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं कि ड्राई एयर को हम क्रम से पहले एक सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन क्या है, 5 ग्राम सल्यूट को 80 ग्राम पानी में घोलकर बनाया गया है और फिर शुद्ध जल में प्रवाहित किया जाता है। तो ड्राई एयर को क्रम से पहले हम विलयन में प्रवाहित करा, उसके बाद प्योर सॉल्वेंट यानी कि पानी में प्रवाहित किया गया। विलयन के भार में 2.50 ग्राम की कमी हुई तथा प्योर सॉल्वेंट के भार में 0.04 ग्राम की कमी हुई। अब हमें विलेय का मोलर मास निकालना है, मोलर संहति निकालनी है। तो देखिए पहले न्यूमेरिकल में जो गिवन है हम उसको लेते हैं। तो पहला क्या दिया है कि विलयन के भार में कमी इज़ प्रोपोर्शनल टू, आपने अभी देखा जो आपने डिराइव करा ऑसवाल्ड वॉकर मेथड में, आपने देखा था कि लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन आपने क्या कहा था, PS। तो विलयन के भार में कमी इज़ प्रोपोर्शनल टू PS और इज़ इक्वल टू न्यूमेरिकल में कितना दे रखा है, 2.50। सेकेंड, विलायक के भार में कमी, विलायक के भार में कमी आपने क्या दिया था, अभी अपने जो डिराइव करा है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड का जो फॉर्मूला डिराइव करा है उसमें क्या था, P माइनस PS। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू P माइनस PS इज़ इक्वल टू 0.04 जो आपके न्यूमेरिकल में ये दे रखा है। अब टोटल लॉस कितना, कुल लॉस हुआ बल्ब A और बल्ब B में कितना लॉस हुआ, तो दोनों को हम जोड़ दें यानी कि PS प्लस P माइनस PS इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, P के बराबर। तो दोनों को जोड़ दिया तो वो आ जाता है 2.54। तो P किसके बराबर हो गया, 2.54 के। क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है इसलिए हम फार्मूला ले सकते हैं P माइनस PS अपॉन P इज़ इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रख देते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा P माइनस PS किसके बराबर है, 0.04 के। उसके बाद P अपॉन P जो है वो 2.54 हो गया, इज़ इक्वल टू स्मॉल w न्यूमेरिकल में दे रखा है 5 ग्राम, कैपिटल M वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 हो जाता है, स्मॉल m हमें निकालना है, और कैपिटल W कितना, पानी कितना आपने लिया, 80 ग्राम। तो आप स्मॉल m को इस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये है कि 10 ग्राम हमने पदार्थ लिया है जिसको हमने डिज़ोल्व करा है 250 ml पानी में, और इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 600 mm ऑफ मरकरी पाया गया। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना पाया गया, 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिज़ोल्व सब्सटेंस। ये जो न्यूमेरिकल है ये इसके पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, पाई V इज़ इक्वल टू nRT, या V इधर ले आए तो पाई इज़ इक्वल टू n अपॉन VRT, n हो गया नंबर ऑफ मोल, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। नाउ m हमें निकालना है, स्मॉल m निकालना है, तो स्मॉल m अब इधर ले आए तो हमें इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए गिवन क्या क्या है, स्मॉल w यानी कि जो सब्सटेंस है वो कितना लिया आपने, 10 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 250 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.25 लीटर, R गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में चेंज करते हैं तो 600 अपॉन 760। अब हम वैल्यू सारी रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न से तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे।
तो ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने सबसे पहले क्या देखा, नियम देखा। नियम किसने नियम दिया यहाँ पर, राउल्स ने। जबकि परासरण दाब में किसने नियम दिया था, वॉन हॉफ ने नियम दिया था। यहाँ पे राउल ने नियम दिया है। अब राउल के नियम से इस नियम से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं। फिर आपने दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन देखा था। उसके बाद आपने देखा था कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब समीकरण से राउल के नियम को कैसे निकाल सकते हो। फिर आपने इसके प्रायोगिक मेज़रमेंट देखा था, प्रायोगिक मापन देखा। प्रायोगिक मापन यहाँ पर 2 तरह का है, जबकि परासरण दाब वाले में मापन 3 तरीके का है। तो नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, थैंक यू।